घने कोहरे को लेकर आज मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में येलो अलर्ट है और आने वाले दिनों में कल कई जगहों पर फॉग का येलो अलर्ट है। तो दिल्ली एनसीआर में आसपास जो दिल्ली के जगहें हैं वहां पर पिछले कुछ दिनों से जो फॉग है वो देखने को मिल रहा है और अब इसको लेकर जो आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि ऐसे हालात जो है वो बने रह सकते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में भी कोहरा जो है वो देखने को मिल सकता है। इसको लेकर ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शुभांग दे रहे हैं। आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। हवा की गति सुबह के समय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस वक्त मैं दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हूँ और आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आपको इस वक्त इंडिया गेट इतनी नज़दीक से भी धुंधला दिखाई देगा क्योंकि घना कोहरा यहाँ पर इस वक्त हर तरफ दिल्ली को छाया हुआ है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा का भी यही हाल है और इसी के चलते आईएमडी ने रेड अलर्ट कोहरे को लेकर के जारी कर दिया गया है। ऐसे में आईएमडी ने जो गाइडलाइंस दी है उसके तहत सुबह के समय में जब आप बाहर निकलते हैं तो ड्राइविंग करते समय हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स को ज़रूर जलाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ से जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है उन्होंने अपनी हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स फिलहाल ऑन करके रखी हुई है। कल के मुकाबले आज की स्थिति थोड़ी सी बेटर ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन अभी भी हर तरफ घना कोहरा है। साथ ही अपनी एयरलाइंस, रेलवेज और जो आपके डेली ट्रांसपोर्ट है उनसे कांटेक्ट में रहे ताकि अगर किसी भी तरीके का डिले रहता है तो आपको पता होगा, ताकि सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक ना देखने को मिले। इस वक्त मेरे दूसरी तरफ अगर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं, आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन आपको बिल्कुल भी यहाँ से दिखाई नहीं देगा। इसका कारण यही है कि हर तरफ बहुत ज़्यादा कोहरा है। कोहरे के अलावा इस वक्त अगर मैं दिल्ली में प्रदूषण की बात करूँ तो दिल्ली का आज का औसतन AQI 380 का आंकड़ा पार कर गया है, यानी कि गंभीर श्रेणी में है। और दिल्ली का आनंद विहार इस वक्त सबसे ज़्यादा यानी कि 460 से ज़्यादा का आंकड़े पर है, जो कि बेहद खराब श्रेणी, बेहद गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में यही लोगों से एडवाइस किया जाता है कि सुबह के समय में आप ज़्यादा घर से बाहर ना निकले और अगर जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, क्योंकि अब घना कोहरा भी है और साथ ही प्रदूषण भी, बढ़ती ठंड भी, जिसके चलते सुबह के समय मॉर्निंग वॉक का समय अभी सुनिश्चित सही समय नहीं बैठता है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको NDTV पर दिखा रहे हैं और यही दिखाने की कोशिश है क्योंकि लगातार जो ये कोहरा बढ़ रहा है इसके चलते एक्सीडेंट्स के भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं एक्सप्रेसवे पर, जिसके चलते आपको हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन सुशील राठी के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV दिल्ली। और अब अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अब अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला जाएगा। इसको बदलने का ऐलान हो गया है। अयोध्या स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम होगा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए नाम वाले अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। देखिए, ये तो अयोध्या धाम ही, जो अयोध्या धाम होना चाहिए था वो अयोध्या धाम नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और इससे अयोध्या वासी ही नहीं, देश भर में जो भी अयोध्या धाम आते हैं, भगवान रामलला का दर्शन करने आते हैं, सरयू मैया में स्नान करने आते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आते हैं, वह सब इस फैसले से बहुत प्रसन्न है और यह स्वागत योग्य फैसला है, अभिनंदन योग्य फैसला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने कल मंदिर और उसके निर्माण से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां जो है वो साझा की हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल ये जो मंदिर है ये 3 मंजिला राम मंदिर 70 एकड़ में यहाँ पर बन रहा है और 20 एकड़ में यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और 50 एकड़ में हरियाली यहाँ पर होगी। ग्राउंड फ्लोर तैयार है, फर्स्ट फ्लोर पर काम यहाँ पर किया जा रहा है। मंदिर के चारों तरफ दीवार यानी परकोटा भी यहाँ पर बनाई जा रही है।
सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया। मंदिर ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद अयोध्या ना आए, राम मंदिर समारोह से वो दूर रह सकती हैं। टीएमसी बीजेपी पर राम का राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लगा रही है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रत्नदीप दे रहे हैं। वामपंथी पार्टियों के बाद अब बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अयोध्या में होने वाले राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है वहाँ पे शायद वो अटेंड नहीं करेंगी, ऐसी खबर टीएमसी सूत्रों से लग रही है, जबकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक जो मुख्यमंत्री के ऑफिस से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, मगर टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक टीएमसी इस इवेंट को इस तरह से देखती है कि जो बीजेपी की जो लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके लिए ये इवेंट है। तो इसमें टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद अटेंड नहीं करेंगे और इसको स्किप करेंगे। और एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीएमसी के स्पोक्सपर्सन कुणाल घोष ने ये एलिगेशन भी लगाया है कि इस इवेंट के द्वारा एक मिसयूज़ हो रहा है, लॉर्ड राम का नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं बीजेपी, और इसके विरुद्ध है टीएमसी, और ये टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड है। तो आगे चल के देखना पड़ेगा कि ऑफिशियली क्या डिसीजन लेती है ममता बनर्जी, मगर उनके पार्टी के सूत्रों से जो खबर लग रही है कि वामपंथी पार्टियां जिस तरह से इस इवेंट में नहीं जा रहे हैं उस तरह से ममता बनर्जी भी शायद इस इवेंट में ना जाए। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को वहां पे इनविटेशन दिया गया है और देखना ये पड़ेगा कि बाकी जो अपोजिशन पार्टी हैं उनके भी मुख्यमंत्री वहां पे जाते हैं या नहीं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन के रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान कल उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हुई। इस मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। पुतिन ने कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और भारत के बीच व्यापार बढ़ रहा है, खासकर कच्चे तेल और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। राष्ट्रपति पुतिन ने आने वाले चुनाव के लिए पीएम मोदी को गुड लक भी भेजा। पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए प्रयासरत हैं और हम भी यूक्रेन को लेकर उन्हें जानकारी देते रहते हैं। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा, रूस भारत का मूल्यवान साझेदार है और हमारे रिश्ते समय के साथ परखे हुए हैं। We will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. We will be able to discuss all the relevant current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. We have an open field of work ahead of us. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success. उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, एक बार फिर से जाहिर होता है कि भारत और रूस के रिश्ते जो हैं वो कितने मजबूत हैं। इस हिसाब से ये विदेश मंत्री का जो 5 दिन का दौरा है रूस का, इसमें और क्या कुछ रहने वाला है, किन चीज़ों पर हमारी इस दौरे में नज़र है?
जी देखिए, काफी अहम दौरा है ये 5 दिनों का, और जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन के बयान से ही साफ होता है कि किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है अगले साल। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव है अगले साल और बहुत व्यस्तता का समय है, लेकिन जो एक एनुअल समिट जो भारत और रूस के बीच होता रहा है, जो कि आखिरी बार जो है वो 21 में हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है, तो ये उम्मीद जो है वो पुतिन ने जताई है कि अगले साल दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। पुतिन जो है वो भारत नहीं आ पाए थे, लेकिन एक बात है कि जो दोनों नेताओं के बीच की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो साफ नजर आती है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया है। आखिरी बार पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान 2022 में हुआ था, और उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन वॉर को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से ये कहा था कि ये जो युग है वो युद्ध का युग नहीं है, और इसी बात को कहीं न कहीं रेखांकित किया अपने बयान में राष्ट्रपति पुतिन ने। और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन मुद्दे को लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी वो उसको सुलझाना चाहते हैं, और पुतिन की तरफ से ये भी कहा गया कि वो यूक्रेन को लेकर जो हालात है उनकी जानकारी जो है प्रधानमंत्री मोदी को देते रहते। कई बार दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत भी यूक्रेन युद्ध खासतौर पर शुरू होने के बाद से जो हुई है, तो उसमें एक चर्चा का जो बड़ा विषय है वो यूक्रेन रहता है। तो जो आपने ये पूछा कि अगले इस दौरे के बीच जो है वो क्या सबसे ज्यादा अहम है, दोनों देशों के बीच जो है वो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। व्यापार का जो संबंध है 2025 तक उसको उसमें इन्वेस्टमेंट जो है 50 जो बिलियन है वो करने का इरादा है। 30 बिलियन जो डॉलर का जो व्यापार है वो करने का इरादा है, जो अभी तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास का है। इसके अलावा जो रक्षा क्षेत्र में भारत जो है वो उत्पादन बढ़ाना चाहता है रूस के सहयोग से, और इस दौरे में इस बात को लेकर भी एक सहमति बनी है कि भारत जो है वो रूस के सहयोग से जो सैन्य हथियार है उसका उत्पादन जो है वो करेगा। इस तरफ जो है सहमति बनी है। इसके अलावा अब्दुल कलाम जो वहां पर जो प्लांट लगना है उसको लेकर भी बातचीत जो है वो आगे बढ़ी है। तो द्विपक्षीय रिश्ते के तौर पे न सिर्फ व्यापारिक तौर पे बल्कि जो रक्षा क्षेत्र में सहयोग का जो मामला है और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग का मामला है उस पर भी बातचीत आगे बढ़ी है, और एक बहुत ही अहम ये दौरा जो है वो रहा है। अब ये देखना है कि जिस तरीके से इनवाइट किया है पीएम मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने, जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी जरूर इस बात का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत को फोकस रखकर पुतिन ने बातें की है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी और अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदी लगा रखी, उसके बावजूद भारत ने वहां से तेल का जो आयात है वो जारी रखा है। भारत एक तेल का जो तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का आयातक देश है, और अपनी 85% तेल के लिए ये जो आयात पर निर्भर करता है। रूस से भारत का जो तेल आयात है वो तकरीबन बढ़कर 40% हो गया है। रूस के निर्यात का कुल जो 40% है वो भारत आ रहा है। तो ऐसे में रूस की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही ये एक सहारा देने वाली बात है, क्योंकि दुनिया के जो दूसरे देश है, खासतौर पर यूरोप के जो देश है वहां पे 40% तक रूस तेल निर्यात करता था, जो घटकर 4-5% रह गया है, क्योंकि उन देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है रूस के तेल पर। तो एक नई धुरी ये साबित हो रहा है भारत और रूस के बीच, जो जिस तरह का कॉपरेशन अभी भी चल रहा है, और दुनिया के देशों की आलोचनाओं के बावजूद भारत और रूस जो है अपने मजबूत रिश्तों की जो डोर है वो थामे हुए हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस आज नागपुर में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, और इस रैली से कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव जो है उसके लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। रैली को नाम यहां पर दिया गया है तैयार हम, और आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है। इस रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे। रैली के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां जो है वो की गई हैं। इसमें 2 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। इसके अलावा पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पहले 12 लोकसभा सीट की मांग रख दी है। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी दलों को साथ लेने में लगे हैं। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी की शर्त ने गठबंधन को बड़ा झटका यहां पर दिया है। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आप देखिए। वंचित बहुजन आघाडीचा
प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी को लोकसभा की 12 सीटें चाहिए। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए शर्त है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2 हफ्ते में फैसला बताने को कहा है। महाराष्ट्र के इन सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को एकत्रित आना पड़ेगा, इकट्ठे आना पड़ेगा। इसलिए हमने प्रस्तावित किया है कि समान और न्यायिक सीटों का बंटवारा होना चाहिए और चारों भी पार्टियों ने कुल 48 सीटों को 12-12 के हिस्से में बांटना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर की ये मांग गठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या वे इंडिया गठबंधन का खेल तो नहीं बिगाड़ना चाहते? आखिर किस आधार पर वो इतनी सीटें मांग रहे हैं? महाराष्ट्र की 48 में से 47 लोकसभा सीटों पर 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। किसी भी एक सीट पर चुनाव तो पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन लोकसभा की 4 सीटें ऐसी थी जिसमें पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जबकि 3 सीटों पर 2.5 लाख के करीब वोट मिले। 10 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन 2019 में वीबीए का गठबंधन एआईएमआईएम के साथ था। अभी इस मांग पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। संजय राउत का कहना है कि महाविकास आघाड़ी में तय हुआ है कि पार्टी का पिछला प्रदर्शन और उम्मीदवार की जीत की संभावनाओं को देखते हुए सीट दी जाएगी। जिंकेल त्याची जागा हे आमचं सूत्र आहे। जिंकेल त्याची जागा हे आमचं सूत्र आहे। एमवीए के नेताओं के बीच तय हुआ है कि उम्मीदवार की जीत के मेरिट के आधार पर सीट छोड़ी जाएगी। राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे को ये मान्य है, मोदी को हराना है तो सभी को साथ आना होगा। निवडून येण्याची क्षमता आणि उत्तम उमेदवार याच्यावर लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। बीजेपी विरोधी वोटों का बिखराव न हो, ये देखना इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए सबसे अहम होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2019 के परिणाम ही फिर एक बार महाराष्ट्र में दोहराए जा सकते हैं। लिहाजा प्रकाश अंबेडकर की मांग को इंडिया गठबंधन कैसे देखता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात जेडीयू की करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक जो है वो आज दिल्ली में होने वाली है और बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे। आज की बैठक में लल्लन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष के तौर पर भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक नीतीश एक बार फिर से पार्टी की जो कमान है वो अपने हाथ में ले सकते हैं। माना यहां पर यह जा रहा है कि लल्लन सिंह को लेकर पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी चल रही है। बीच बीच में नीतीश के पाला बदलने की खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन इससे पार्टी हर बार पूरी तरह से इनकार करती रही है। सालों से अपनी राजनीति का लोहा मनवाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल कुछ उलझे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनकी खुद की साख तो दूसरी तरफ जेडीयू में उथल पुथल उनकी परेशानी बढ़ाती दिख रही है। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए बैठिए, भूलिए मत। हमेशा चौंकाने वाली राजनीति करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल अचानक ही बीजेपी का हाथ झटककर लालू की पार्टी से गलबहियां कर ली थी। उसका राजनीतिक संदेश यही गया कि मुख्यमंत्री नीतीश अब प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कहलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश बाबू अब उस लायक नहीं रहे कि मुख्यमंत्री भी बन सके, इसलिए उनका अब गुडविल ही नहीं बचा है। जीतन राम मांझी का अपमान किया, वो आज की तारीख में उस लायक नहीं है। नीतीश ने विपक्षी दलों को लामबंद करना शुरू किया। पहली बैठक पटना में ही हुई, लेकिन बेंगलुरु और मुंबई से होकर दिल्ली आते आते नीतीश बाबू को लग गया कि दिल्ली बहुत दूर है, खासकर तब जब इंडिया के संयोजक के लिए भी उनका नाम नहीं उठा। प्रधानमंत्री का चेहरा तो दूर की कौड़ी हो गई। और लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। अपनी सियासी तिकड़म से बड़े बड़ों को मात देने वाले नीतीश को भी लगता है कि वो गच्चा खा रहे हैं। हाल की घटनाओं को अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए विवादित बयानों ने भी उनके साथियों को शर्मिंदा कर दिया।
चाहे वो मूसाहार जाति से आने वाले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के लिए डांटते हुए कही गई बात हो या फिर जातीय जनगणना पर बोले गए उनके बेहद आपत्तिजनक वचन। भूलिए मत बात बोल रहे हैं, अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बचो। आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं। नीतीश की राजनीति करने का अंदाज अलग ही रहा है, अपनी पार्टी के बाहर भी, पार्टी के भीतर भी। नहीं तो जेडीयू बनने के बाद से नीतीश ने जब चाहा तब किसी दूसरे नेता को खोटे सिक्के में बदल दिया। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे तेवर वाले राष्ट्रीय नेता को किनारे लगा दिया। शरद यादव को अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर गाजे बाजे के साथ नंबर 2 बनकर गए थे और चुपचाप बाहर निकल गए। आरसीपी सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, फिर बाहर का रास्ता दिखाया और अब जेडीयू के अंदर ही सुगबुगाहट तेज है कि अध्यक्ष ललन सिंह भी पार्टी को बाय बाय करने वाले हैं। तो सवाल है कि क्या ये नीतीश कुमार की हनक है या पार्टी पर कमजोर होती पकड़ है। नीतीश क्या खुद पार्टी की कमान फिर अपने हाथ में लेकर पार्टी के अंदर बढ़ रही गुटबाजी को खत्म करना चाहेंगे या फिर वो चौंकाने वाला फैसला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आए वो झूठे मेरे बारे में चलता, हम तो कितना बार कह चुके कि हम भाई नहीं है, हमारी न इच्छा है न हम इसके लिए सब बात। हमारी इच्छा तो एक ही है कि अधिक से अधिक पार्टियां मिल करके चले। सबकी राजनीति को उलझा देने में माहिर नीतीश कुमार की राजनीति आज खुद उलझन का शिकार है। उनकी पार्टी में सांसदों का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि नीतीश बाबू एनडीए में लौट आएं। दूसरी तरफ ललन सिंह जैसे नेता आरजेडी के साथ रहने के हिमायती हैं और तीसरी तरफ खुद नीतीश कुमार हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता सत्ता की बहार का है या पतझड़ का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दावा था कि वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। बीजेपी ने नहले पर दहला यहां पर मारा और पहले सावन में लाडली बहना को 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया, फिर ऐलान कर दिया कि लाडली बहना की पात्र हितग्राहियों को साल भर में 450 रुपए में ही सिलेंडर मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है, अनुराग द्वारे की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। शशि गवड़े भोपाल के भीमनगर में रहती हैं। 5 लोगों का परिवार है। लाडली बहना योजना में 1250 रुपए मिलते हैं। 35 से 40 दिनों तक एक सिलेंडर चलता है। कनेक्शन भी इनके नाम पर है। पहली बार 910 रुपए में सिलेंडर मिला, 460 रुपए की सब्सिडी आ गई, यानी 450 रुपए में सिलेंडर मिल गया। अब 3 महीने से बस इंतजार है। सिलेंडर कितने में मिल रहा है आपको? वही 910 रुपए में। एक बार सब्सिडी आई थी आपको? सितंबर में आई थी, उसके बाद नहीं आई। उससे पहले भी नहीं आई, बहुत टाइम से नहीं आई है। कितने महीने में सिलेंडर खाली होता है अक्सर आपके? ये 1 महीना 10 दिन में हो जाता है। मतलब हर महीने 920 रुपए दे रहे हैं। सब्सिडी का कोई आता पता? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। उज्ज्वला योजना में भी आपका नाम था? नहीं, नाम था? नहीं, उज्ज्वला योजना का हमने भरा ही नहीं, क्योंकि जो भर रहे थे उन लोगों ने बोल दिया आपको परमिट पे पहले से मिला है तो अब नहीं मिलेगा। पूनम मजदूरी करती हैं, इन्हें भी 1 महीने की सब्सिडी के 460 रुपए मिले। अब इंतजार ही है। लाडली बहना का जो फॉर्म आपने भरा उसका पैसा बराबर आ रहा है? हाँ, बराबर आ रहा है। अच्छा, आपको वादा किया गया था कि लाडली बहनों को 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा। हाँ, तो एक ही बार आया, उसके बाद कोई नहीं आया। रक्षाबंधन के बाद आया था, फिर नहीं आया। 450 रुपये एक ही बार आया। क्यों नहीं आया, कुछ वजह? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उस समय आपने कितने पैसे जमा किए थे? 920 रुपये। फिर उसके बाद फिर 910 का हुआ, अभी 910 का मिल रहा है। कितनी परेशानी होती है जब सिलेंडर इतना महंगा होता है? जो करने वाला होता है उसका भर जाता, जो करने वाला नहीं होता उसका भर ही नहीं पाता। बच्चे शांति बैठे रहते, कहाँ से भरेंगे? बताओ मेरी बहनों, कोई ने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब भैया सीधे खाते में पैसा डाल देंगे? बोलो, कोई ने सोचा था क्या? अरे सोचा था क्या कभी? इन सब हितग्राहियों के मामा यानी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वायदा किया था कि इन्हें सिलेंडर 450 रुपए में ही मिलेगा।
चाहे गरीब बहन हो, चाहे 5 एकड़ के किसान परिवार में हो, उन सबके खाते में सीधे पैसा डालूंगा, और वो भी साल में एक बार नहीं, हर महीना डालूंगा, हर महीना। आचार संहिता लगने से ठीक पहले 6 अक्टूबर को पूनम शशि जैसी हितग्राहियों के खाते में 219 करोड़ रुपए की कुल राशि आ गई, लेकिन उसके बाद से 909 रुपए के सिलेंडर पर किसी को सब्सिडी नहीं मिली। विधानसभा में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समापन पर जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि संकल्प पत्र हमारे लिए गीता की तरह पवित्र है, रामायण की तरह पवित्र है, और संकल्प पत्र में जो भी वादे हमने किए हैं उन्हें हर हाल में हम पूरा करेंगे, तो इसके बाद कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं। 450 रुपये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी थी कि मध्य प्रदेश में जो वचन आए हैं, जो घोषणा पत्र हुआ, पूरा होगा। एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। नया मंत्रिमंडल बना है आज, शायद पहली कैबिनेट में करे, ऐसी आशा है। राज्य में 1,31,00,000 लाडली बहनें हैं। शर्त ये थी कि जिनके नाम पर खुद गैस कनेक्शन है, सिर्फ उन्हें ये सब्सिडी मिलेगी। ऐसे में 32,62,000 बहनें ही गैस सब्सिडी के लिए पात्र हुई। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है, जिसे मोदी की गारंटी भी कहा गया, जिसमें 9वें पन्ने पर साफ लिखा है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर पीएम उज्ज्वला योजना एवं लाडली बहना योजना की लाभार्थियों को मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है, ये शशि जैसी हितग्राही बता देंगे। वैसे सरकारी सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग के पास डिमांड है, पैसे मिलते ही मिल जाएंगे, लेकिन कब, ये कोई नहीं बता रहा। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। दिल्ली में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 का पहला मरीज मिला है। 3 सैंपल को यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया और उसमें से एक सैंपल में JN.1 की पुष्टि हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के अंदर हमने RT-PCR टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है और लगभग 250 से 400 RT-PCR टेस्ट हमारे यहाँ रोज हो रहे हैं। कल की रिपोर्ट के अंदर 2 पॉजिटिव टेस्ट कोविड के हमारे आए हैं और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं वो 4 से 5 हैं। कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है और मैंने अभी भी दोबारा अपने हेल्थ सेक्रेटरी को नोट भेजा है कि रोज़ की जो ये गिनती है वो दें और जो सैंपल्स हमारे पॉजिटिव हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी जो है वो रोज़ मुझे भेजें।